Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to again the question number 4 CSS पाकिस्तान अफेयर CSS 2026 का क्वेश्चन, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, मेजर फीचर्स ऑफ द 27th अमेंडमेंट, और अभी हम कर रहे हैं आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू 27th अमेंडमेंट, स्ट्रेंथिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। इसके जो रिलेटेड इन स्ट्रेंथन्स के जो तीसरा आर्गूमेंट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑफ मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर। 27th अमेंडमेंट में जो मिलिट्री कमांड को वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो उसमें जो है उसमें मिलिट्री पर्सन को मेंबरशिप दी गई है, और उनके जो रोल्स को है वो उसको यानी बूस्ट किया गया, उनके रोल्स को इन्हेंस किया गया। उसके बाद गवर्नेंस में भी, स्टेट गवर्नेंस में यानी क्रिटिकल एनालिसिस में भी मिलिट्री कमांड को यानी एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, एक्स्ट्रा पावर्स टू मिलिट्री। और ये किसके थ्रू आर्टिकल, ये आर्टिकल 423 के तहत ये सारी तब्दील की गई हैं। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन इसलिए इसका रोल, ये मिलिट्री का रोल इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आजकल जो हम सुनते हैं हाइब्रिड वारफेयर, क्योंकि इसमें कोई हमारा दुश्मन और दोस्त खुल के सामने नहीं आता, बल्कि हाइब्रिड है। इसलिए तो पाकिस्तान में भी हाइब्रिड मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है, हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ये क्लैरिफिकेशन की गई है कि अभी जो पाकिस्तान में वो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि हाइब्रिड मॉडल है। इस अमेंडमेंट में ज़ाहिर किया गया है। इसकी वजह कि इसमें जो फ्रांस में है वो भी ये सिस्टम, फ्रांस में भी यही सिस्टम चल रहा है हाइब्रिड। उसके अंदर जो है मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप का जो रोल्स हैं वो क्लियर हैं, मिलिट्री और सिविलियन के रोल क्लियर हैं, और इसके अंदर भी 27th अमेंडमेंट में भी यही क्लैरिफिकेशन की गई है। तो इसके बारे में डिफेंस पॉलिसी रिव्यू देख रहे हैं 2026 का, पाकिस्तान का डिफेंस पॉलिसी रिव्यू, ये रेफरेंस आप नोट करें, डिफेंस पॉलिसी रिव्यू 2026 के मुताबिक क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी इन मिलिट्री कमांड इज एसेंशियल फॉर ए स्टेबल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी इन मिलिट्री कमांड इज एसेंशियल, ज़रूरी है, फॉर ए स्टेबल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। और ये कौन कह रहा है, डिफेंस पॉलिसी रिव्यू कह रहा है। उसके बाद चौथा आर्गुमेंट देखते हैं, फोर्थ आर्गुमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि अटेम्प्ट टू इम्प्रूव गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन। इससे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट अभी करना है 18 अमेंडमेंट वाला, एजुकेशन सेक्टर 18 अमेंडमेंट वाला, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, तो उसमें जो सोशल सेक्टर्स थे जैसे हेल्थ एजुकेशन, वो सब प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो लेकिन अभी जो 27th अमेंडमेंट में 27th अमेंडमेंट में क्या किया गया है,
फेडरल गवर्नमेंट को एमरजेंसी सिचुएशंस प्लस सर्टन सिचुएशंस में, एमरजेंसी एंड सर्टन सिचुएशंस में फेडरल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो प्रोविंसेस की जो पावर है उनको इस्तेमाल कर सकता है, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट को वो इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो है वो दोनों के, अगर एक सुबह अपनी वो कहते हैं कि अपनी कैपेसिटी से उसकी में कैपेसिटी गैप है, नहीं उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। क्या करेगी? ये आपस में फेडरल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे। किस लिए? ताकि जो इमरजेंसी है या वो सर्टेन किसी ख़ास लम्हात में एक दूसरे की वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकें और वो मसले को जल्द अज जल्द हल कर सकें। तो ये इसमें 27th अमेंडमेंट में ये किया गया है। उसके बाद इसमें दूसरा जो नंबर है इसमें वो किया गया है जो इसमें गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। इसमें एक ये पॉइंट है प्रोविंसेस और सेंट्रल वाला, और दूसरा पॉइंट दिया गया है वो जुडिशरी और एग्जेक्टिव्स के दरमियान जो डेड लॉक रहता था, यानी आपस में इनकी जो डेड लॉक रहता था उसको हल करने की भी कोशिश की गई है। जुडिशरी अगर एग्जेक्टिव को गलत काम करता तो जुडिशरी लेती थी सो मोटो ले लेती थी, सो मोटो के तहत पावर जुडिशियल एक्टिविज़म करती थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? उसकी एक्टिविज़म के ज़रिए उसको रोकती थी, जिसकी वजह से वो कहते थे कि जो एग्जेक्टिव कहता था ये ज़रूरी है, लेकिन सो मोटो जुडिशरी कहती थी ये गलत काम है। इसी काम को हल करने के लिए गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन बनाई गई है। उसके लिए क्या किया गया है? जो जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को बढ़ाया गया है, यानी लेजिस्लेटिव को बढ़ाया गया है, पार्लियामेंटेरियंस को बढ़ाया गया है, उसमें एग्जेक्टिव्स को बढ़ाया गया है, और उसमें जुडिशियल पर्सन थे यानी जो जजेस थे उनके मेंबर्स को कम किया गया, इसमें भी बढ़ाया गया है ताकि जो भी कोई अमल करे इसके आपस में कोलैबोरेशन हो। तो इसका आप फैक्ट नोट कर लें। पॉलिटिकल साइंस रिव्यू 2026 के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस रिव्यू 2026 के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक इन पाकिस्तान हैव हिस्टोरिकली लेड टू गवर्नेंस पैरालिसिस। क्या करते थे? ये गवर्नेंस को पैरालाइज कर देते थे, गवर्नेंस को काम करने नहीं देते थे। क्या करते थे? गवर्नेंस को पैरालाइज कर देते थे, पैरालाइसिस कर देते थे। Constitutional reforms are seen as a tool to bridge the legislative executive gap like in UK. Constitutional reforms are seen as a tool to bridge the legislative and executive gap like the UK. UK के एग्जाम्पल के मुताबिक इसको किया गया है, डेडलॉक को ख़त्म किया गया है। ठीक हो गया, ये तो होगी, यानी कोऑर्डिनेशन को और गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हम देखते हैं आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू वीकन्स के, कैसे आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू 27th अमेंडमेंट weakens the constitutionalism and rule of law in पाकिस्तान। हम ये आर्गूमेंट्स देखते हैं कि अब वो समझे कि पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ये अभी नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं हम 27th अमेंडमेंट के, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ को इन्होंने वायलेट किया, वो नुकसान पहुंचाया है, वीकन्स कमज़ोर किया है 27th अमेंडमेंट ने पाकिस्तान में। सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो कहते हैं थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी जो इन्होंने बनाई है जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है इन्होंने 27th अमेंडमेंट के मुताबिक।
जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अंदर नंबर ऑफ एग्जेक्टिव्स प्लस लेजिस्लेटिव्स। एग्जेक्टिव में कौन कौन है? आपका अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद लॉ मिनिस्टर है, और लेजिस्लेटिव में आपके दो पोजीशन से हैं, तीन बंदे आपको उसमें से हैं पोजीशन से जो इन पावर उनमें से लिए गए हैं, और उसमें कुछ नंबर ऑफ जजेज़ हैं। इसमें जो जजेज़ की इतलात है वो कम की गई है, और एग्जेक्टिव्स को भी बढ़ाया गया है, और लेजिस्लेटिव की पावर गया है, नंबर्स बढ़ाए गए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसके अंदर जो है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव का जो है वो रोल ज़्यादा हो गया है। अब यानी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो होंगी पोलिटिसाइज अपॉइंटमेंट्स होंगी, पोलिटिसाइज अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि अब जज जो है वो पहले इनको पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र जो होंगे अब पोलिटिसाइज होंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें जजेस जो हैं पहले वो मेरिट पे बंदे आते थे, क्योंकि वो जज सिलेक्ट करते हैं कि बंदे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब जो आएंगे वो एग्जेक्टिव्स के वोट ज़्यादा हैं और लेजिस्लेटिव के वोट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो जजेस हैं अब इनको राज़ी करेंगे ताकि अपने वोट्स ले सकें। इसकी वजह से अब जो जजेस आएंगे, जो नेक्स्ट जजेस आएंगे वो पोलिटिसाइज होंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो एग्जेक्टिव जो रोल है वो ज़्यादा बढ़ गया है, एग्जेक्टिव का जो है वो होल्ड जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ किस तरह है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ वायलेट हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ वायलेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटलिज्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटलिज्म था, यानी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स करती थी, वो भी अब रुक जाएगी, क्योंकि जो एग्जेक्टिव हैं वो उनको अपॉइंट्स लेकर हैं, वो जो मर्जी वायलेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसको वो रोक नहीं सकते। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ वायलेट्स होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर भी खत्म, प्रोटेक्शन ये भी खत्म। उसके बाद रूल ऑफ लॉ में किस तरह नुकसान करेंगे, उसका जो पहला पॉइंट था वो था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो ख़त्म हो चुकी है, या ये इस अमेंडमेंट के थ्रू वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो जो एग्जेक्टिव का होल्ड ज़्यादा हो गया। तो ये तीन पॉइंट्स की वजह से वो कहता है कि पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को ये नुकसान कर रहा है। दूसरा पॉइंट्स देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या देता है, बल्कि इसका फैक्ट तो नोट करें आप, इसका फैक्ट नोट कर लें। ग्लोबल जूरिस्ट के मुताबिक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। An independent judiciary is the ultimate protector of the Constitution. If its autonomy is compromised, the rule of law collapses inevitably. यानी लाजमी वो हो जाता है। अगर वो कहता है कि इनकी जो ऑटोनॉमी वो कंप्रोमाइज़ की जाए, ऑटोनॉमी की क्या की जाए, कंप्रोमाइज़ की जाए, तो क्या रिज़ल्ट आता है, जो रूल ऑफ लॉ जो है वो इन लाजमी कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स्ड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये कौन करे, ग्लोबल जूरिस्ट का ये फैक्ट था। नंबर 2 कर रहे हैं। दूसरा जो आर्गूमेंट्स है नेगेटिव, वो है वीकनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है कि इस अमेंडमेंट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया है। सबसे पहले इसने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, यानी इसके इक्वल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, इस्टेब्लिश कर दिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कहते हैं जिसके पास जितना रश होता है उतने उसका होल्ड होता है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो है वो पावर्स कम हो गई है। यानी उसको नंबर 2
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सो माटो पावर्स स्नैच कर ली गई हैं। क्या कर ली गई हैं? स्नैच कर ली गई हैं। अब ये जो सो माटो पावर लेगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये स्नैच की गई सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो एग्जेक्टिव जो मर्जी करते फिरें, जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें, कि जैसा मर्जी कानून पास करें, तो जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ कोई वो रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इसको क्या बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को टूथ लेस टाइगर बना दिया है। ठीक हो गया। तो इसका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन उनकी कोड नोट कर लें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक एक्सपीरियंस ऑफ द पाकिस्तान ओन फेडरल शरिया कोर्ट विच हिस्टोरिकली क्रिएटेड जुरिडिशनल ओवरलैप्स विद सुप्रीम कोर्ट काजिंग प्रोसीजर डिले। जो कहता है कि इनके मुताबिक जो फेडरल शरई कोर्ट जो हिस्टोरिकली क्रिएटेड किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, यानी मैं लिख लेता हूँ, अब स्पेलिंग आ रहा है, जो रिस्डिक्शनल पावर के साथ वो क्या करता था, ओवरलैप करता, जिसकी वजह से वो कहता है कि डिले आते थे, काजिंग प्रोसीजरल डिले क्रिएट कर रहा था। ठीक है। तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो क्या करेगा, डिलेज ही करेगा, ओवरलैप कर पावर करने से वो डिलेज कर रहे थे। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अभी हम तीसरा नेगेटिव पॉइंट देखते हैं 27th अमेंडमेंट का। वो है एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री इन्फ्लुएंस इसमें बढ़ाया गया। इसमें क्यों है, जो स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस में मिलिट्री को वो क्या दिया गया है, कमांड दी गई है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाया गया है। इसमें स्ट्रेटेजिक में क्या आती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी आती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आती है, उसके बाद आपकी इंटरनल मिनिस्ट्री आती है, इंटरनल मिनिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, और इंटरनल मिनिस्ट्री यानी वज़ीर दाखिला जो अभी जो काम कर रहे हैं, इनमें क्या किया गया, मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बढ़ाया गया है। तो ये क्या है, इसमें जो पहला वायलेशन कर रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिलिट्री का काम है वो अपना काम करे और एग्जेक्टिव जो डेमोक्रेटिक पर्सन है उनका काम करे, यानी जो इलेक्टेड लोग हैं उनका काम है पॉलिसी बनाना, और जो नॉन इलेक्टेड उनका काम है इम्प्लीमेंट करना, नॉन इलेक्टेड का काम है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इधर इस अमेंडमेंट में नॉन इलेक्टेड को पॉलिसी बनाने का वो दिया गया है, पावर दी गई है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेपरेशन पावर को वायलेट कर रहा है, पहला गलती। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ स्टेट पावर, कि स्टेट पावर जो है वो अपनी स्टेट पावर, जो स्टेट की जो एग्जेक्टिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर रहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नहीं, इसमें जो मिलिट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, यानी वो उसको जो उसका जो रोल है उससे बढ़कर उसमें जा रही है, एग्जेक्टिव का होल्ड संभाल रही है, जिसकी वजह से ये भी वायलेट कर रहा है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री। बस ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं इसको वायलेट करने के लिए। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स दैट द मिलिट्री रिमेन ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, नॉट ए पार्टनर इन इट्स गवर्नेंस। सिविल मिलिट्री
रिसर्च जर्नल के मुताबिक जर्नलिज्म के मुताबिक, कोटेशन नोट कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स दैट द मिलिट्री रिमेन्स ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट नॉट ए पार्टनर इन इट्स गवर्नेंस। नंबर 4 क्या है? concerns regarding immunity provisions in 27th Amendment। 27th Amendment में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या किया गया है? इनको दी गई है इम्यूनिटी कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता, चाहे ये पावर्स में रहें या पावर से रिटायर हो जाएं। तो इनको इम्यूनिटी, इनके हिसाब इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले वो कहता है कि वायलेट क्या कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो इम्यूनिटी मिल रही हैं पर्सनस को, ठीक है, जिसकी वजह से ये रूल ऑफ लॉ को ख़राब कर रही है। तो इस तरह हर बंदा वो कहता है कि जब कानून सबके बराबर नहीं होता तो लोगों का वो जो है कॉन्फिडेंस स्टेट इंस्टीट्यूशन में कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वो कहता है absence of arbitrary authority कि आर्बिट्रेरी अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होता, लेकिन यहाँ जो है वो जो मर्ज़ी काम कर लें, प्रेसिडेंट है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो भी है, जो मर्ज़ी काम कर ले, उसके ऊपर उनके ऊपर इम्यूनिटी है, जिसकी वजह ये भी है वो अथॉरिटेरियनिज्म भी कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई वो नहीं है, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके बाद तो ये रूल ऑफ लॉ को जिस तरह नुकसान कर रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट नोट कर लेते हैं। 4 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं, 5 हम नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं। पॉसिबल रोल बैक of provincial autonomy 18वीं तरमीम ने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी प्रोविंसेस को, 18वीं तरमीम ने जो प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी, चाहे उनकी अपने हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, ये मोस्टली यानी 56 जो है वो इदारे प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र किए गए थे 18वीं तरमीम में। लेकिन अभी 27th अमेंडमेंट में ये वापसी लेने की डिमांड की जा रही है, यानी ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को है वो क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ऑटोनॉमी को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। इसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन कर रहा है। लेकिन जो मसाइल होते हैं वो आपको जो लोकल नीड्स के मुताबिक हल किए जाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कि सेंट्रलाइजेशन जो कह रहा है कि जो सारी पावर्स हैं इस्लामाबाद उठा के इस्लामाबाद में रख दी जाएँ। जो नेगेटिव यानी इसकी वजह से क्या हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, पाकिस्तान में डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप फैक्ट नोट कर लें। ये 18वीं तरमीम को नुकसान कर रहा है और ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को खींच रहा है। उसके बाद इनका जो लोकल नीड्स हैं उनके मुताबिक फैसले अच्छे होते हैं, लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन कर रहा है। ये पॉइंट्स हो गया। अभी हम इसकी कोटेशन नोट कर लें। फिस्कल पॉलिसी रिव्यू कौन कह रहा है, फिस्कल पॉलिसी रिव्यू 2026 के मुताबिक
centralization of NFC resources often leads to reduced prevention efficiency and governance failures at the local level. दोबारा नोट कर लें, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द NFC नेशनल फाइनेंस जो कमीशन है, NFC रिसोर्सेज ऑफ्टन लीड्स टू रिड्यूस प्रिवेंशन एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस फेलियर एट द लोकल लेवल। और ये कौन कह रहा है? ये फिस्कल पॉलिसी रिव्यू 2026 कह रहा है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस। तीन चार पॉइंट्स लिखते हैं हम, उसको आपने खुद एक ही पैराग्राफ में शिफ्ट करना है। क्रिटिकल एनालिसिस ये आपने हर क्वेश्चन में लाजमी करना। और मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सब में आपको क्रिटिकल एनालिसिस दे रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव मैं बताता नहीं बल्कि आप लिख लें, वरना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। पॉजिटिव पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखें आप, इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशंस। इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन जो वो सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो कह रहा है। उसके बाद नंबर 2 क्या कर रहा है? जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन वाले केसेज होंगे वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। जो बैग लोग है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो काम होगा, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नंबर 3 पॉइंट लिख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है प्रोविंसेस में और फेडरल गवर्नमेंट में, ताकि जो इमरजेंसी में या सर्टेन सिचुएशन में आपको जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आपको हेल्प कर सकती है, सिचुएशन में आपको सपोर्ट कर सकती है। ठीक हो गया। ये 3 दोबारा लिख लें, इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशंस, उसके बाद जुडिशियल एफिशिएंसी, नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशंस। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स नोट कर लें आप। नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एग्जेक्टिव ओवररीच। एग्जेक्टिव का जो होल्ड है वो जुडिशरी में बढ़ाया गया है, क्योंकि उसमें जो जजेस की जो जुडिशियल कमीशन जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो उसमें जो एग्जेक्टिव्स को ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए हैं, मेंबर्स बढ़ाए गए हैं और जुडिशियल के वो कम किए गए हैं, जिसकी वजह से एग्जेक्टिव ओवररीच हुआ, यानी वो सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है। नंबर 2 है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उसमें जो है फेडरल को जो पावर्स दी जा रही हैं दोबारा, तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहा है। नंबर 3 है अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। उसके बाद जो इलेक्टेड पर्सनस का काम होता है पॉलिसी बनाना, लेकिन अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी दी जा रही है एक मिलिट्री कमांड को, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन काउंसिल्स में, या इस तरह के जो मेन इदारे हैं उनको दी जा रही है। फॉरेन पॉलिसी में भी इनको होल्ड दिया जा रहा है। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अभी हम डिस्कस करते हैं माई स्टैंड्स। जो उसने पूछा गया कि भाई आपने बताएं आपका स्टैंड क्या है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो गया, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो गया, क्रिटिकल एनालिसिस भी हो गया। अभी हम देखते हैं इसके माई स्टैंड्स। उसने पूछा था आप क्वेश्चंस में कि आपका क्या स्टैंड है, उसको माई स्टैंड्स। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला वो क्वेश्चन वो मांगता है, मेरा जो पहला स्टैंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। रिक्वायर्ड, यानी उसको चाहिए होता है इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंस्टीट्यूशनल बैलेंस हो। एग्जैक्ट 3 तो हमारे वो क्या कहते हैं, वो होते हैं किसी भी मुल्क में 3 होते हैं। पहले होता है एग्जेक्टिव्स प्लस लेजिस्लेटिव्स, यानी पार्लियामेंटेरियंस प्लस जुडिशरी। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस में क्या किया गया, जुडिशरी में जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंस को वायलेट किया गया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस को क्या किया गया है, वायलेट किया गया है। कैसे किया गया है? जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र में, जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स प्लस ट्रांसफ़र में क्या किया गया है, उसमें जो एग्जेक्टिव्स का है, एग्जेक्टिव का जो रोल है वो बढ़ाया गया है। एग्जेक्टिव का जो रोल है
वो बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस पैदा हो गया है। पाकिस्तान में क्या हो गया है? इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस पैदा हो गया है। किसकी वजह से? ये अभी 27th अमेंडमेंट आई है, ठीक हो गया। 27th जो अमेंडमेंट आई है उसके ज़रिए क्या हुआ है? एक इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस हो गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस होता है। तो पहला मेरा स्टांस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए इंस्टीट्यूशनल बैलेंस क्रिएट किया जाए, ठीक हो गया। नंबर दूसरा जो मेरा स्टांस है वो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज़ नॉन नेगोशिएबल, इज़ नॉन निगोशिएबल, यानी इसको निगोशिएट नहीं किया जा सकता। ये जो है इस पे लाजमी है, हमें लाजमी है। क्यों लाजमी? जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? ताकि प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जा सके। प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सके? इंश्योर किया जा सके। उसके बाद वो कहता है ए फेयर ट्रायल ऑफ केसेस हो किया जा सके, ठीक है। उसके बाद नो प्रेशर प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जेक्टिव्स नहीं चाहिए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस अगर ये दोनों हमें नहीं चाहिए, अगर ये नो प्रेशर इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जेक्टिव हमें क्या नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर ये होगा तो इससे वजह क्या होगा कि आपका जो रूल ऑफ लॉ है वो वायलेट होगा, रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा। रूल ऑफ लॉ का पहला ही कानून है वो कहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस हो, उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो। अगर जुडिशरी आपके वो कहते हैं क्या होगी, क्या अगर इन्फ्लुएंस में और प्रेशर के अंदर होगी तो वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं कर पाएगी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को इंश्योर नहीं कर पाएगी। इसलिए वो कहता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉन निगोशिएबल। मेरा दूसरा पॉइंट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल बैलेंस चाहिए और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसको लाजमी इंश्योर किया जाए। नंबर तीसरा पॉइंट है वो है फेडरलिज्म मस्ट बी प्रिजर्व्ड। फेडरलिज्म मस्ट बी प्रिजर्व्ड, यानी इसको बचाया जाए। फेडरलिज्म ये होता है जिसमें पावर जो होती हैं, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रोविंसेस प्लस फेडरल सेंटर या फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पावर प्रोविंसेस में और फेडरल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। तो फेडरल पाकिस्तान को फेडरलिज्म क्यों ज़रूरी है? फेडरलिज्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए मल्टी एथनिक प्लस मल्टी कल्चरल स्टेट है। मल्टी एथनिक प्लस मल्टी कल्चरल स्टेट है, इसलिए इसके लिए फेडरलिज्म इंतहाई ज़रूरी है। फेडरलिज्म नहीं होगा तो जो इस्लामाबाद में बैठा है वो पुलिस बना रहा होगा, लेकिन वो जो लोकल नीड्स हैं उनको इग्नोर कर रहा होगा। इसलिए वो कहता है कि इन सब को फेडरलिज्म से क्या होता है कि आपकी नेशनल इंटीग्रेशन होती है, नेशनल इंटीग्रेशन मजबूत होती है, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है। वो अपने लोकल नीड्स के मुताबिक पुलिस अपने लोगों के मुताबिक पुलिस बनाते हैं, ना कि सेंटर बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है आपकी इंटीग्रेशन मजबूत होती है। अगर ये फेडरलिज्म को इग्नोर किया जाएगा तो क्या होगा कि आपकी डिसइंटीग्रेशन इन स्टेट जैसे भी बलोचिस्तान का अलग हाल होने के चांसेस हैं। नंबर 4 मेरा है पॉइंट है, माई स्टांस है रूल ऑफ लॉ डिमांड्स इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ डिमांड्स इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ जो है वो आपके क्या करता है, इक्वालिटी डिमांड्स करता है। लेकिन जो 27th अमेंडमेंट में क्या किया गया है,
इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, जो आपके टॉप लीडरशिप है उसको क्या की गई है, इम्यूनिटी दी गई है, तो इसको ख़त्म किया जाए। यानी ये रूल ऑफ लॉ के वो है मुखालिफ है। इसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि वो चाहे पूरी ज़िंदगी एक प्रेसिडेंट है, वो चाहे जो मर्ज़ी करता फिरे, नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता फिरे, आपकी पैनल कोड को भी वायलेट करता फिरे, तो उसके ऊपर कोई आप FIR या कोई भी उसके ऊपर वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो इम्यूनिटी दी है। इस इम्यूनिटी को देखते हुए लोग फिर नो रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ की वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी जो स्टेट के लॉज हैं उनको वायलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हैं उसको वायलेट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैं कहता हूँ कि गलत हैं। ठीक है, इसी को नजर रखते हुए अभी हम ये 4 पॉइंट्स हैं जिसकी हमें हल करना है। तो कैसे हल करना है? सबसे पहला पॉइंट है, मैं वे फॉरवर्ड बता दूँ, वे फॉरवर्ड उसने पूछा नहीं है लेकिन हम बताएंगे ताकि हम मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा ले सकें, क्योंकि हर बंदा पॉइंट वे फॉरवर्ड नहीं लिखेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड लिखेंगे। जो मैंने 4 गलतियाँ बताई हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहला है वो जो मैंने पॉइंट किया, वो कहता है कि इंश्योर किया जाए, इंश्योर द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। कैसे इंश्योर किया जाए कि जो जुडिशियल पार्लियामेंट्री में जो है जजेस की तादाद को बढ़ाई जाए और जो एग्जेक्टिव का रोल है वो कम किया जाए, अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस। ठीक है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रमोट ब्रॉड political consensus ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अभी जो 27th अमेंडमेंट पास हुई है उसके अंदर नो डिबेट, यानी जो प्रॉपर डिबेट नहीं हुई, उसके बाद नो ओपिनियंस नहीं लिए गए। कहाँ से? बाय लीगल एक्सपर्ट्स। जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनसे नहीं ली गई ओपिनियन। उसके बाद जुडिशरी के बारे में इतना बड़ा फैसला किया गया है, उसमें किसी सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्या किया है, उनसे कोई सॉल्यूशन यानी उससे कोई डिमांड नहीं ली गई। तो इसलिए कहता है कि जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हो उसके अंदर तमाम लोगों यानी इसमें जो सिविल सोसाइटी है उनकी ओपिनियन ली जाए। उसके बाद प्लस जो आपकी अपोजिशन है उनकी बातें सुनी, डिबेट की जाए पार्लियामेंट में, प्लस लीगल एक्सपर्ट्स की जो इसमें जो है वो ली जाए, लीगल एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी ओपिनियन ली जाए, और जिसके रिलेटेड आप तरमीम लेके आ रहे हैं उनसे कंसल्ट करें, क्या ये हम आपके लिए करें या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उनसे कंसल्टेशन करें। ठीक हो गया। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रिजर्व द फेडरलिज्म इन पाकिस्तान फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस। क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर करना है, इंटीग्रेशन को बेहतर करना है, तो हमें फेडरलिज्म को बचाना होगा। ठीक है। नंबर 4 क्या वो कहता है कि स्ट्रेंथन्स, मजबूत करें, स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को क्या करें, मजबूत करें। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? इसमें आपके एग्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें आपके जुडिशरी आती है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जेक्टिव्स को मजबूत किया जाए, प्लस लेजिस्लेटिव यानी जो आपके पार्लियामेंटेरियन लोग हैं उनको मजबूत किया जाए। उसके बाद आपको जुडिशरी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाए। इसमें जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री का जो होल्ड है
अनइलेक्टेड जो उनकी जो मिलिट्री के जो पावर्स को बढ़ाया गया उसको कम किया जाए। इनको वो कहता है कि इनको कमज़ोर, इनकी पावर्स को कम किया जाए और जो इनकी है पावर्स को बढ़ाया जाए, इनको मजबूत किया जाए। मजबूत होंगे तो इनकी पावर ये आपस से अपनी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 5 जो है वो है अपहोल्ड इक्वालिटी। वही इम्यूनिटी वाली बात है कि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ यानी जो इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। इस पॉइंट को बार बार पकड़ा जाए। जो इम्यूनिटी इस 27th अमेंडमेंट में इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो बड़े डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जो मिलिट्री कमांडशिप है उनको इम्यूनिटी दी गई है, इसको ख़त्म किया जाए बिफोर द लॉ। इसकी वजह से क्या होगा, इससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी मजबूत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी इंश्योर होगा और रूल ऑफ लॉ भी पाकिस्तान में बेहतर होगा, रूल ऑफ लॉ भी बेहतर होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो CSS PMS की तैयारी करें अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर, तो उनके लिए वीडियो इंतहाई मुफीद है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।